डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 5। नायरा फिर चुपचाप रागिनी जी के पीछे पीछे किचन में चली गई। नायरा को अपने ऊपर किसी की नज़र की तपीश महसूस हुई। जब उसने आसपास देखा तो साहित्य उसे ही घूर रहा था। अब आगे रागिनी जी के किचन से बड़ी अच्छी और काफ़ी खुशबूदार महक आ रही थी, जिससे देख नायरा ने कहा, मम्मा क्या बनाया है आपने? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और नायरा ने कढ़ाई की ढक्कन हटाकर उसमें अपनी उंगली डुबाने लगी और अपने हाथ मुंह में डाल बोली, यम्मी, मज़ा आ गया। रागिनी जी ने उसके सिर पर हल्का सा मार कर कहा, नायरा तू कभी सुधरेगी नहीं ना? तेरी बच्चपन की आदत गई नहीं अभी तक। मेहमान आए हैं, कुछ तो शर्म करो, क्या वो तुम्हारी झूठा खाएंगे? नायरा ने रागिनी जी को पीछे से हक करके कहा, अरे मम्मा, आपने वो कहावत नहीं सुनी क्या, झूठी खाना खाने से प्यार बढ़ता है? बोल उसने अपना आई विंग कर दिया, जिस पर रागिनी जी उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तुम्हें किससे प्यार बढ़ाना है ये बताने की कष्ट करोगी जरा? नायरा के दिमाग में एकदम से साहित्य का चेहरा घूम गया। उसने झट से अपनी आंखें कसकर बंद कर लिया और मन में बड़बड़ाने लगी, पागल कहीं की कुछ भी बोलती है, थोड़ा तो मुंह में फिल्टर लगा ले। फिर नायरा किचन के स्लैब पर बैठ चुपचाप स्पून घुमा रही थी। रागिनी जी ने उसके हाथ में प्लेट्स थमा दिया और बोली, ये ले जाकर डाइनिंग टेबल पर सजाओ। नायरा प्लेट्स लाकर डाइनिंग टेबल पर सजाने लगी और रागिनी जी एक एक कर सारी डिशेज लाकर टेबल पर रख दिया। अब डाइनिंग टेबल लज्जतदार खाने से सज चुका था। रागिनी जी ने नायरा से सबको बुला लाने को कहा। नायरा हैरानी से रागिनी जी को देखने लगी। वो ना नुक करने लगी क्योंकि उसे साहित्य के सामने नहीं जाना था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मैं क्यों जाओ, आप जाके बुलाओ ना मम्मा। रागिनी जी एकदम हल्के गुस्से में बोली, कभी तो कोई बात मान लिया कर, पहले इतनी लेट आए, खाना बनाने में भी मदद नहीं कि अब इतना छोटा सा काम दिया वो करने में नखरे दिखा रही हो। चुपचाप जाओ और मेहमानों को बुला कर लाओ। नायरा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर वो मुंह बनाते पैर पटक कर हॉल में चली गई। नायरा की नज़र सीधे जाकर साहित्य पर रुकी। साहित्य भी नायरा को ही घूर रहा था। फिर उसने अपनी नज़र घुमा ली। नायरा को एक राहत की सांस मिली। फिर वो नरेन जी, जो कि नायरा के पापा थे, उनके पास जाकर बोली, पापा लंच रेडी है। नरेन जी फिर उठकर बड़ी नम्रता से बोले, चलिए मेहता साहब, भाभी जी और साहित्य बेटा तुम भी आओ। फिर नायरा थोड़ा मुस्कुराकर सरिता जी से बोली, आंटी चलिए, और पिया को भी चलने का इशारा किया। सभी लोग हाथ धोकर डाइनिंग एरिया पर पहुंच गए। सरिता जी ने कहा, अरे भाभी जी, आपने तो बहुत कुछ बना लिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। रागिनी जी फिर थोड़ा सा हंसते हुए बोली, अरे बहन जी, कहाँ कुछ बनाया है? नायरा को आने में लेट हो गया, मैं और पिया जितना हो सकता था उतना ही बनाया है। रागिनी जी ने बातों बातों में ये जाता दिया कि पिया को खाना बनाना आता है, मगर सच तो ये था कि अगर पिया चाय उबाल ले तो वही बहुत है। ये सोच नायरा बिना दाग दिखाए हंसती है और मन में बोली, हाँ पिया रानी की कुकिंग स्किल्स लाजवाब है। रागिनी जी ने नायरा की तरफ पनीर पास करते हुए कहा, बेटा पापा को परोस दे। और वो सरिता को बरोसने में लगी थी। तभी एक मोबाइल रिंग हुआ जो कि पिया का था। उसने मोबाइल देख कहा, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही नायरा नरेन जी को परोस रही थी, उन्होंने कहा, साहित्य बेटा तुमने पनीर नहीं लिया। फिर नायरा की ओर देख कहा, बेटा साहित्य को पनीर की सब्जी परोस दो। अब नायरा को कहीं चुप जाने का मन हुआ। वो अब पूरी फंस चुकी थी क्योंकि इस समय वो बहाना भी नहीं बना सकती थी। नायरा थोड़ा हिचकिचाते हुए साहित्य के पास खड़ी हो गई। पास में रखे बाउल और स्पून डाल उसमें पनीर की सब्जी परोसने के हुई, पर साहित्य के इतने पास होने की वजह से उसके हाथ लड़खड़ा गए और थोड़ी सी सब्जी जाकर साहित्य के शर्ट पर गिर गई। साहित्य की नज़र जब शर्ट पे गई तो नायरा के हाथ को रोकने के लिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही साहित्य ने नायरा के हाथ को पकड़ा, वो हैरान होकर देखने लगी, मानो उससे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। नायरा ऊपर से नीचे तक कांप गई, जैसे उसको शॉक लग गया हो। साहित्य नायरा का हाथ पकड़ उसे बोल की तरफ कर दिया और उसके हाथ को छोड़ दिया। नायरा को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। तभी वहां पिया अपना कॉल अटेंड कर आए। नायरा ने झट से सब्जी का बोल पिया के हाथ में थमा दिया और धीमे आए आवाज में बोली, तू सर्व कर दे। पिया साहित्य को सर्व कर रही थी
और नायरा जाकर नरेन जी के पास खड़ी हो गई और मन बोली, अब ये घोचू करंट भी मरने लगा है। बोल उसने अपने हाथ की तरफ देखा जो थोड़ा ठंडा पड़ गया था। नायरा को अपने ऊपर किसकी नज़र महसूस हुई। उसने जब देखा तो साहित्य उसे ही बड़े गौर से देखे जा रहा था, जिसे देख नायरा मुंह बनाते हुए बोली, पागल बेशर्म कहीं का, कैसे मुझे ही घूर रहा है, मानो लंच में चावल के जगह मुझे ही खा जाएगा। ओ गॉड, कहाँ फंस गई मैं, कैसे निकलूं ये से। वहां से भागने का उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए फिर चुपचाप सिर झुकाए अपने पापा के पीछे खड़ी हो गई। सरिता जी फिर नायरा की तरफ देख बोली, अरे बेटा क्या नाम बताया था तुम्हारा? जी नायरा, उसने थोड़ा स्माइल के साथ कहा। तभी साहित्य के पिताजी रमेश जी ने पूछा, नायरा बेटा तुम क्या काम करती हो? नायरा ने बड़े शांति और तमीज के साथ कहा, जी अंकल मैं एक मैगनाइज में चीफ एडिटर के पोस्ट पर काम करती हूँ, कलम्स लिखती हूँ और एक रेडियो में वीकली शो को होस्ट करती हूँ। रमेश जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, गुड क्रिएटिव फील्ड में हो, बचपन से यही करना चाहती थी तुम? वो काफी इंटरेस्ट के साथ अब बात करने लगे। नायरा थोड़ा कंफर्टेबल होते हुए बोली, नहीं अंकल, बस जैसा मौका मिलता गया करती गई, अभी करियर को एक डायरेक्शन पर लेके जाना है। नरेन जी नायरा की तरफ देख बोले, आजकल के बच्चे अपने करियर को लेकर बहुत कॉन्शियस है मेहता साहब, जब तक उनकी मन की पोजीशन नहीं मिलती उन्हें शादी नहीं करनी होती। जिस पर रमेश जी थोड़ा हंसकर बोले, ठीक कहा आपने खन्ना साहब, अब हमारे साहित्य को ही देख लीजिए, बचपन में इसे डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था, मगर किस्मत ने इसे इंजीनियर बना दिया। अपने पापा और रमेश जी के मुंह से ये बातें सुन नायरा को एक पल में ठसका सा लग गया और उसे खांसी आने लगी। साहित्य ने उसकी तरफ पानी की ग्लास बढ़ा दी। वो मना करना चाहती थी पर वहाँ सब लोग मौजूद थे, इसलिए नायरा ने हिचकिचाते हुए पानी की ग्लास ले ली और पानी पीने लगी। साहित्य उससे अजीब नज़रों से देख रहा था जो नायरा नोटिस कर रही थी। रमेश जी की बातें जारी थी। उन्होंने कहा, आप सही कह रहे हैं खन्ना साहब, साहित्य की भी बड़ी बड़ी प्लानिंग थी करियर को लेकर, वो शादी के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ। हमारा मानना है कि शादी सही समय पर हो जानी चाहिए, करियर तो पूरी जिंदगी बनाते रहते हैं। जब हमारी शादी हुई थी हम 21 साल के थे। सरिता जी एक दिन दुकान पर साड़ी खरीदने आई थी और हम इनकी पल्लू से ही बंध गए। लव मैरिज था, है ना सरिता जी? बोल वो सरिता जी को देखने लगे। नायरा को थोड़ा अजीब लगा पर बाकी सभी लोग हंस पड़े। रमेश जी फिर नायरा की तरफ देख बोले, हमारी बात मान लो बेटा, तुम भी शादी के लिए लड़का देख लो, करियर तो आगे भी बन सकता है। और साहित्य की तरफ देख बोले, है ना साहित्य बेटा, तुम्हारा वो दोस्त है ना, क्या नाम है उसका, हाँ अनमोल, वो भी तो अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है ना? ये बातें सुन के नायरा की आंखें बड़ी हो गई और झट से साहित्य की तरफ देखा जो उसको ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। सरिता जी बात को आगे बढ़ते हुए रागिनी जी से बोली, हाँ भाभी जी, बड़ा ही होनहार लड़का है अनमोल, नायरा और उसकी जोड़ी प्यारी लगेगी, है ना साहित्य? बोल वो साहित्य को देखने लगी। साहित्य झट से बोला, नहीं माँ, उसे अनमोल अभी शादी नहीं करनी है। और खीर की चम्मच मुंह में डालते बोला, वैसे भी उसे लव मैरिज करनी है। और तिरछी नजरों से नायरा को देखने लगा। सरिता जी हंसते हुए बोली, तो लव करवा दे उसे नायरा के साथ। इतना सुनते ही साहित्य के हाथ से चमक नीचे गिर गई। वो नायरा को देखने लगा जो पहले से ही ये सब बातें सुन हक्की बक्की रह गई थी। क्या है साहित्य के मन में नायरा के लिए फीलिंग्स? क्या होगा जब दोनों एक ही शहर में मिलेंगे? गाइस अब आगे नायरा और साहित्य का ट्रैक शुरू होगा, इसीलिए बने रहिए लव ऑफ डेविल पर। एपिसोड 6। नायरा और अनमोल की रिश्ते की बात सुन साहित्य के हाथ से चम्मच छूट जाती है और उसे टिस्का भी लग गया। नायरा तुरंत साहित्य की तरफ पानी की ग्लास बढ़ाती है। साहित्य पानी की ग्लास लेकर पानी पीते पीते नायरा को देख रहा था। साहित्य नायरा को देख अपने मन में बोला, अनमोल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर दुश्मन भी होता तब भी इस लड़का लव उसके साथ नहीं करवाता। नायरा को खुद फंसते देख बात बदलते हुए बोली, आंटी जी, कहा आप मेरी बात लेकर बैठ गई, हम पिया के बारे में बात करनी है। बोल वो पिया को आगे कर देती है। सरिता जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे पिया तो बहुत प्यारी और खूबसूरत है, हमने कितने लड़कियों की फोटो दिखाई, साहित्य को एक भी पसंद नहीं आई, मगर पिया की तस्वीर देखते ही देखो आज ये पर रिश्ते की बात करने बैठा है। वो साहित्य की तरफ देखती है। रागिनी जी फिर पिया की तारीफों की फूल बांधते हुए बोली, ये खीर हमारी पिया ने ही बनाया है। जबकि सच ये था कि पिया ने खीर में चम्मच चलाने की भी तकलीफ नहीं उठाई थी।
सरिता जी खुशी से पिया की ओर देख बोली, अरे वाह, मेरे साहित्य को तो खीर बहुत पसंद है। इस खीर की रेसिपी बना बेटा। पिया ये सुन दंग रह गई और हकलाते हुए बोली, वो आंटी। के तभी रागिनी जी बात को संभालते हुए बोली, अरे बहन जी, जब ये आपके यहाँ आएंगी तब आपको बनाकर ही खिलाएगी। रमेश जी ने फिर आगे पूछते हुए कहा, अभी बैंकिंग के एग्जाम दे रही हो ना बेटा? हाँ जी अंकल, बोल पिया ने शालीनता से जवाब दिया। आगे फिर रमेश जी बोले, अगर SBI में लगे जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि साहित्य के BHDL के क्वार्टर्स के पास ही पड़ता है ना साहित्य बेटा? बोल वो साहित्य की तरफ देखते हैं। साहित्य बिना इंटरेस्ट के सिर्फ हाँ बोल देता है। रागिनी जी फिर पूछती है, आप भी साहित्य के साथ ही रहते हैं भाई साहब? रमेश जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं, हम तो उज्जैन ही पसंद है, वही हमें शांति मिलती है। वैसे उज्जैन और इंदौर ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम साहित्य से मिलने आते रहते हैं। सरिता जी बोली। इसी तरह बात करते करते सब ने अपना लंच किया और फिर हॉल में आकर बैठ गए। तभी नरेन जी पिया को देखते हुए बोले, अरे बेटा, साहित्य को अपना घर दिखा लाओ। पिया सिर्फ हमें अपना सिर हिला देती है। तभी रागिनी जी नायरा को देखते हुए बोली, तू भी जाना उनके साथ, तुम बच्चे बात कर आओ। नायरा फिर अपना मन मारकर आगे चल दी और साहित्य भी उठकर पीछे चलने लगा। पिया साहित्य से बात कर घर दिखाते हुए ऊपर अपने कमरे की तरफ चल दी। नायरा फिर खिसकते हुए बोली, मैं बाहर लॉन में जा रही हूँ। बोल एक नज़र साहित्य को देख निकल जाती है। साहित्य ऊपर पिया के कमरे में आया और सीधे बालकनी के पास चला गया। पिया फिर अपनी बात बढ़ाते हुए बोली, आप BHDL में है ना? क्या आप साहिल साहनी को जानते हैं? साहित्य जो बालकनी से नीचे लॉन में नायरा को देख रहा था, झट से पिया को देख बोला, कौन साहनी? पिया बोली, साहिल साहनी। साहित्य थोड़ा सोचते हुए बोला, हाँ एक बार मिला हूँ, वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है और मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। साहित्य फिर पिया को पूछता है, तुम कैसे जानती हो उसे? पिया हल्की आवाज में बोली, मेरे बेस्ट फ्रेंड का भाई है। साहित्य ने हाँ में सिर हिला दिया। साहित्य जो कब से नायरा को देख रहा था, पिया को देख बोला, किस मैगजीन में है तुम्हारी दीदी? पिया बोली, जिंदगी इस लव रिलेशनशिप पर कलम लिखती है दीदी। साहित्य हल्का मुस्कुराते हुए बोला, रिलेशनशिप मतलब मेरी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप किया, मेरे पति का अफेयर है, ऐसी कलम? पिया ये सुन है हंस पड़ी और बोली, नहीं, एक्चुअली वो रिलेशनशिप की डिफरेंट एस्पेक्ट पर कॉलम लिखती है। साहित्य ने अपना आईब्रो राइज कर पूछा, जैसे? पिया बोली, जैसे कि रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, क्या है जो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक कॉलम लिखा था जो कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन फ्रेंडशिप पर ठीका हो तो आप कभी बोर नहीं होते और आपकी बॉन्डिंग और केयरिंग स्ट्रॉन्ग होती है। दोस्ती, प्यार और रिस्पेक्ट, अगर ये 3 चीज रिश्ते में हो तो वो सक्सेसफुल बन जाता है। साहित्य हैरानी से बोला, ये तुम्हारी दीदी ने लिखा है? स्ट्रेंज। बोल वो ऊपर से नायरा को ही देख रहा था जो पौधों को पानी दे रही थी। पिया साहित्य को देख बोली, आइए नीचे चलते हैं, मैं आपको गार्डन दिखा देती हूँ। बोल वो दोनों नीचे लॉन में चले गए। दोनों लॉन में थे पर नायरा पानी देने में मगन थी। पिया उसके पास आकर बोल दी, आज पौधों को पानी देना का मन कैसे बना लिया? नायरा बिना देखे बोली, बस यूं ही मन किया। नायरा फिर पीछे मुड़ी तो उसके हाथ में जो पाइप था उसका डायरेक्शन साहित्य की तरफ था। साहित्य 2 कदम पीछे हुआ और हड़बड़ी में बोला, क्या कर रही हो? नायरा फिर पाइप साइड करते हुए अपने जीन को काट बोली, सॉरी। पिया और साहित्य दूसरी तरफ चले गए पर साहित्य तिरछी नजरों से नायरा को ही देख रहा था। नायरा फिर बड़बड़ाते हुए बोली, ये मोटू बदल गया है, इतने सालों में घूरना सीख गया है। अकदू कहे का। साहित्य एक गुलाब का पौधा जिस पर काफी गुलाब खिले हुए थे देख बोला, वाओ इट्स ब्यूटीफुल। आपको गार्डनिंग पसंद है? पिया से पूछता है। पिया सिर ना में हिलाते हुए बोली, पापा और दी को पसंद है। और आपको? उसने साहित्य से पूछा। हाँ थोड़ा बहुत, साहित्य बोला। पिया फिर नागफनी की फूल देखते हुए बोली, ये दी ने लगाया था। साहित्य फूल को देख बड़बड़ाते हुए बोला, हाँ ये नागफनी ही लगा सकती है, वो खुद नाग भी है और फनी भी। आपने कुछ कहा? पिया ने साहित्य से पूछा। साहित्य थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं। तभी पिया को एक कॉल आया। साहित्य ने कहा, उठा लो, इम्पोर्टेंट होगा। पिया कॉल रिसीव करने दूसरी तरफ चली जाती है। साहित्य फूल देख रहा था कि तभी उसे नायरा की करहाने की आवाज आए, आओ छा। साहित्य नायरा की तरफ देखने लगा जो अपना कंधा सहला रही थी।
तभी पीछे से बाउंड्री वॉल पर एक 12-13 साल का लड़का नायरा को आवाज देते हुए बोला, नायरा दी बॉल दो ना प्लीज। नायरा अपना कंधा सहलाना छोड़ बुड़कते हुए इस लड़की की ओर देख बोली, बंटी के बच्चे, कितनी बार कहा है यहाँ पर क्रिकेट मत खेल, ग्राउंड पर जाकर खेलो, पर तुम्हें तो गली क्रिकेट खेल किसका सिर फोड़ना है, किटकी तोड़नी है, और आज मैं कंधा तोड़ दिया। अब ये बाल तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, समझे। वो गुस्से से देख रही थी। साहित्य नायरा को देख मन में बोला, ये आज भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसी ही है पागल। और उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान तैर गई। बंटी नायरा की तरफ देख बोला, प्लीज दी बॉल पास करो ना, अगली बार ध्यान से खेलूंगा। नायरा फिर बंटी का बॉल फेंक कर पीछे होती है कि तभी उसका पैर फिसलता है। साहित्य उसे पकड़ने को आता है पर डिसबैलेंस होकर खुद भी गिर जाता है और नायरा भी उसके ऊपर गिरती है। नायरा का दुपट्टा साहित्य के चेहरे पर था। नायरा ने अपना दुपट्टा हटाया और उसकी नज़र साहित्य के नज़रों से जा मिली। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे थे। फिर नायरा धीरे से उठने को हुई पर फिर से साहित्य के ऊपर गिर गई और साहित्य ने उससे कसकर बाहों में पकड़ लिया। नायरा कुछ बोलने को हुई कि तभी पिया वहां आकर बोली, अरे ये कैसे हुआ, रुकिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। पिया ने दोनों को उठाया पर साहित्य का पूरा ड्रेस कीचड़ की वजह से खराब हो गया था। नायरा और पिया दोनों साहित्य की तरफ देख बोले, आपका ड्रेस तो खराब हो गए, अंदर चलकर चेंज कर लीजिए। नैना ने तिरछी नजरों से साहित्य को देख कहा, सॉरी। साहित्य बिना कुछ बोले अंदर चला गया। जब वो दोनों हॉल में पहुंचे तब सभी की नज़र साहित्य और नायरा पर गई। नरेन ने दोनों की तरफ देख नायरा से पूछा, ये सब कैसे हुआ। नायरा फिर झिझकते हुए हकलार बोलना शुरू कर दिया, वो पापा बोल उसने डरते डरते सब कुछ बता दिया। फिर नरेन ने बोला, कोई बात नहीं नायरा बेटा, साहित्य को वॉशरूम दिखा दो और उसे मेरे कपड़े दे देना और साहित्य के कपड़े साफ कर धुल देना। नायरा थोड़ा चिकती हुई बोली, क्या मैं कपड़े धो दूं? रागिनी जी उसको घूरती है। और नायरा हंसते हुए बोली, अरे हाँ मेरी वजह से हुआ है तो मैं ही करूंगी, बोल रोनी सी शक्ल बना लेती है। नायरा फिर साहित्य को अपने रूम में लेकर आए और टॉवल देते हुए बोली, वो रहा बाथरूम, जाकर खुद को साफ कर दो और कपड़े तुम्हें धोने के लिए दे दूं। साहित्य बीच में बोलकर हल्का सा डेविल स्माइल करता है, जिससे सुन नायरा गुस्से में उससे घूरती है और मन में बोली, इसकी जबान भी चलने लगा है। हाँ। रागिनी जी दरवाजा खटखटाते हुए अंदर आए और नायरा से साहित्य के बारे पूछा तो नायरा ने वॉशरूम की तरफ इशारा किया। रागिनी जी फिर नायरा को नरेन जी के कपड़े और एक छोटा सा थैली पकड़ा दिया और बोली, ये साहित्य को दे देना। नायरा थैली को देख हंस देती है। फिर कुछ देर बाद नायरा ने वॉशरूम का डोर नॉक किया। साहित्य बोला, कौन है? नायरा बोली, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। साहित्य चौंकते हुए बोला, क्या? नायरा बोली, अरे थोड़ा सा खोलो और ये कपड़े ले लो। साहित्य ने दरवाजा हल्का सा खोला और कड़े और थैली ले लिया। साहित्य एकदम से थैली देख बोला, हे ये क्या है? नायरा बाहर हंसते हुए बोली, क्यों तुम्हें नहीं पता? साहित्य थैली खोलकर बोला, मुझे पता है, पर किसका है? थैली में अंडरगारमेंट्स थे। नायरा बोली, पापा का है। साहित्य चिक पड़ा और बोला, क्या बकवास है, मुझे नहीं चाहिए। नायरा हंसकर बोली, अरे बाबा, पापा की दुकान का है, उनका गारमेंट्स की दुकान है, थोड़ा माल घर पर भी रखते हैं। फिर साहित्य कुछ नहीं बोला पर नायरा को शरारत सूझी। वो दरवाजे से टेक लगाकर चिल्ला कर बोली, देखो फीडबैक दे देना और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना। साहित्य अंदर से बोला, क्यों? जिस पर नायरा झटक से बोली, फोकट में तुम्हें इतना हाई क्वालिटी माल मिल रहा, थोड़ा तो फायदा होना चाहिए ना। साहित्य बोला, कोई जरूरत नहीं, इसके पैसे मैं दे दूंगा। नायरा बोली, अरे पैसे कैसे ले सकते हैं, हम तो एहसान उतार रहे हैं, तुमने मुझे बचाया था ना। साहित्य बोला, एहसान उतारने के चक्कर में मेरे कपड़े ही उतर गए। साहित्य फिर वॉशरूम से बाहर निकला और नायरा मुंह पर टॉवल फेंकते हुआ कहा, ये रहा तुम्हारा टॉवल और नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान। नायरा ने जब टॉवल हटकर साहित्य को देखा तो देखती रह गई। साहित्य ने व्हाइट कलर का कुर्ता पायजामा पहना हुआ था, गीले बाल, गेहुआ रंग, ब्राउन आइज, वो बहुत हैंडसम लग रहा था। साहित्य फिर गिले बाल झटक दिया जिससे थोड़े पानी की बूंदें नायरा के फेस पर गिरे। साहित्य ड्रेसिंग टेबल के पास गया और हेयर कॉम्ब करने लगा और मिरर से नायरा को देख बोला, मेरे कपड़े अंदर पड़े हैं, धोकर प्रेस करके भिजवा देना, एक ड्रेस में छोड़ जाऊंगा। नायरा अपनी कमर पर हाथ रख आंखें छोटी करती हुए बोली, क्या मैं क्यों धोऊं? साहित्य तिरछा मुस्कुराता बोला, एहसान उतरना है ना, तो खुद अपने हाथों से धोकर प्रेस करके भेज देना। नायरा तेज चिल्लाते हुए बोली,
बदमाश हो गए हो तुम इतने सालों में। साहित्य जो जा रहा था वो एक पल के लिए रुककर नायरा को देख बोला, और तुम काफी खूबसूरत। नायरा का मुंह खुला का खुला ही रह गया। साहित्य ने एक आई विंक कर वहां से चला गया। क्या हुआ था साहित्य और नायरा के बीच जानने के लिए पढ़ते रहिए लव ऑफ डेविल। एपिसोड 7। साहित्य के जाने के बाद कुछ पल के लिए नायरा सोचती रह गई कि अभी क्या हो रहा था उनके बीच। फिर वो अपना सर झटक कर बाहर चली गई। साहित्य कमरे से नीचे आ रहा था और उसके चेहरे पर एक बेहद प्यारी सी मुस्कान तैर रही थी। रागिनी जी ने साहित्य को देख पूछा, क्या बात है बेटा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? रागिनी जी की बात सुन साहित्य खुद भी हैरान हो गया था, क्योंकि एक अरसे बाद उसके चेहरे पर ऐसी हंसी थी जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, बल्कि दिल की खुशी को समेटकर बिखरी हुई मुस्कान थी। फिर वह जाकर सबके साथ बैठ गया। पिया भी आकर वही बैठ जाती है। साहित्य खोया खोया सा बैठ खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, ये अचानक क्या हो गया था मुझे? मैं कभी ऐसे बिहेव नहीं करता, वो भी उस नैना के साथ। बोल वो अपनी आंखें कसकर बंद करता है। साहित्य की अपनी 10 साल पहले कही गई बात याद आ गई। आई हेट यू नायरा खन्ना, आज के बाद कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। साहित्य अपने ही ख्यालों में घूम था। रमेश जी और सरिता जी ने चलने की तैयारी की और साहित्य की तरफ देख कहा, चले बेटा। साहित्य ने हामी भर दी। तभी रमेश जी उठते हुए बोले, अच्छा खन्ना साहब, हम चलते हैं, काफी देर हो गई है, उज्जैन पहुंचते रात हो जाएगी। साहित्य और सरिता जी भी निकलने को तैयार हो गए। नरेन जी बोले, अरे भाई साहब थोड़ी देर और रुक जाते। सरिता जी बोली, नहीं भाई साहब, अगर इंदौर रुकना होता तो ठीक था, पर हमें आज ही उज्जैन जाना है। नरेन जी ने कहा, तो फिर ठीक है मेहता साहब, बच्चों से बात करके आगे का कॉल पर बता देंगे। जरूर जरूर। बोल वो सब दरवाजे के पास पहुंच गई कि तभी नायरा ऊपर से नीचे आ गई। नायरा को देखकर रागिनी ही को कुछ याद आता है। वो बोली, अरे नायरा बेटा, साहित्य के कपड़े लौटने होंगे ना, तुम भी तो इंदौर में ही रहती हो, एक काम करो, साहित्य का नंबर ले लो और उसे अपना नंबर दे दो। मुंह बनाकर नायरा ने साहित्य से नंबर पूछा। साहित्य तिरछा मुस्कुराकर अपना नंबर दे दिया और नायरा का नंबर देने से पहले एटीट्यूड में बोला, तुम्हारा नंबर मुझे व्हाट्सएप कर देना। नायरा उसे घूरकर देखने लगी पर बोला कुछ नहीं। फिर साहित्य पाने मम्मी पापा के साथ कार में बैठ इंदौर के लिए निकल गया। नरेन जी फिर अंदर आते हुए बोले, लड़का तो मुझे पसंद आया, बहुत ही शांत और समझदार लगा। तुम क्या कहती हो? बोल वो रागिनी जी को देखने लगे। वो बोली, लड़का तो अच्छा है, पिया को भी पसंद आ गया होगा। बोल उन्होंने पिया के सिर हल्का सा मार दिया क्योंकि वो मोबाइल में घुसी पड़ी थी। पिया बिना इंटरेस्ट के बोली, कुछ देर सोचने दो, क्या जल्दी है? नायरा इधर अपने में ही घूम थी। वो भी बोली, हैंडसम हो गया है, बोलना भी सीख गया है, मोटू काहे का। फिर नायरा अपने कमरे में आ गई। वॉशरूम में जाकर नल चालू कर दिया। वो चेहरे पर पानी छिड़कते हुए बोली, उफ कितना भयानक और हेक्टिक डे था। को बोल ही रही थी कि मिरर में से उसने कुछ देखा और वो चिल्ला उठी और झट से पलटकर दांत पीसते हुए बोली, यूडब्ल्यू ये पागल अपना अंडरवियर छोड़कर गया ही यक। हैंगर पर साहित्य के कपड़ों के साथ साथ उसका अंडरवियर भी था। तभी नायरा को साहित्य की बात याद आ गई, एहसान उतरना है ना, तो कपड़े अपने हाथों धोकर प्रेस कर देना। नायरा बाथरूम का दरवाजा खोल बाहर जाते बोली, मुझे नहीं उतरना, किसको एहसान? बोल जा हो रही थी कि अचानक जाने उसे क्या हुआ, वो बाथरूम में आई, एक बाल्टी में वॉशिंग पाउडर डाल उसमें साहित्य के कपड़े डुबोने लगी। साहित्य कार ड्राइव कर रहा था। वो अपने में ही मुस्कुरा रहा था, मानो आज हंसी उसकी होठों से छूट ही नहीं रही थी। उसके दिमाग में नायरा का चेहरा तैर रहा था। ऑफिस जाना, काम करना, घर वापस आना, कभी कभी कलीग या फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारना, यही उसकी लाइफ का बोरिंग रूटीन था। साहित्य को आज अपनी जिंदगी में अलग ही मजा, सुरूर सा चाह रहा था। आज उसे दिल से खुशी महसूस हो रही थी और वो मुस्कुरा रहा था। वो कार ड्राइव करते हुए गुनगुना रहा था। साहित्य को गुनगुनाता देख सरिता जी रमेश जी को इशारा करके बोली, लगता है पिया पसंद आ गई, देखो कैसे गुनगुना रहे हैं, पूछो न इससे। रमेश जी साहित्य को देख बोले, तो कैसी लगी वो? साहित्य अपने ही धुन में बोला, आज भी वैसी की वैसी ही है, बदमाश शरारती। वो आगे कुछ बोलता रमेश जी बोले, बदमाश शरारती, और वो तो बहुत ही प्यारी और मासूम लगी। साहित्य अपने ख्यालों से बाहर आकर स्टीयरिंग संभालते हुए हकलाते हुए बोला, मेरा वो मतलब वो। तभी सरिता जी झट से बोली, साफ साफ बोलना, पिया पसंद आए न तुझे? साहित्य कुछ सोचते हुए बोला, इतनी जल्दी क्या है, मैं बाद में बताऊंगा सोचकर। फिर वो चुपचाप कार चलाते इंदौर पहुंचता है।
रमेश और सरिता जी को उज्जैन की ट्रेन में बिठाकर वो घर पर आता है। घर पहुंचते उसे शाम के 7 बजे बज चुके थे। शाम ढल रही थी। वो घर का दरवाजा खोल अपने कमरे की तरफ जाता है, लाइट ऑन कर ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखता है। साहित्य को नायरा के कमरे का ड्रेसिंग टेबल याद आ गया, जिसमें उसे अपने पीछे खड़े नायरा दिखाई दे रही थी। नायरा उसके दिमाग में इस कदर चाही हुई थी कि उसे मिरर में भी नायरा का अक्स दिखाई दे रहा था। साहित्य झट से पीछे मुड़ा पर वह कोई भी नहीं था। साहित्य फिर अपने सिर पर चपट मरते हुए बोला, ये तू किसके बारे में सोच रहा है? भूल गया सब कुछ। नफरत करता है तू उससे। साहित्य फिर अपना सिर झटक कर किचन की तरफ भाग गया। फ्रिज से ठंडा पानी की बोतल निकल कर पीने लगा। उसी समय उसका मोबाइल बजने लगा, जिस पर अनमोल नाम फ्लैश हो रहा था। साहित्य कॉल पिक कर बोला, हाँ बोल। अनमोल बोला, क्या कर रहा है? साहित्य, बस अभी लौटा हूँ। अनमोल, और अंकल आंटी? साहित्य, उन्होंने उज्जैन के ट्रेन में बैठा दिया है। अनमोल, डिनर का क्या प्लान है? साहित्य, अभी कुछ सोचा नहीं। अनमोल, तो मेरे घर आ जाना, साथ में डिनर करते हैं। मैं भी दिन भर से बोर हो गया हूँ। साहित्य, नहीं यार, आज बहुत थक गया हूँ। अनमोल, तो यह आकर तुझे कौन से पत्थर तोड़ने हैं? मेरे घर भी बगल में ही है, हिमालय पर नहीं चढ़ना है। बहाने मत बना, चुपचाप आ जा, मैं वेट कर रहा हूँ। अनमोल ने ऑर्डर देते हुए कहा और साहित्य की बात सुने बिना कॉल कट कर दिया। कुछ ही देर में साहित्य अनमोल के घर पर था, उसके साथ आंगन में बैठा हुआ था। साहित्य और अनमोल कॉलेज से ही साथ थे और अब BHDL में एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, इसलिए अक्सर एक साथ आंगन में बैठ अपने लाइफ की छोटी मोटी बातें शेयर करते थे। अनमोल साहित्य के सामने चाय और बिस्किट का प्लेट बढ़ते हुए उसके पास बैठ गया। साहित्य चाय पीते अनमोल की तरफ देख बोला, तो क्या किया दिन भर? अनमोल बोरियत से बोला, कुछ नहीं यार, दिन भर घर पर ही पड़ा था। सोचा फिल्म देख आओ, पर अकेले जाने का मन नहीं हुआ। तू भी तो नहीं था। और तू बता कैसे रही देखा दिखाई? साहित्य बोला, कुछ नहीं यार, माँ पापा के फोर्स करने पर वहां पर चला गया था। लगता है प्रिया पसंद आ गई तुझे? खोया खोया सा से कही उसी के ख्यालों में तो नहीं, चिढ़ाते हुए अनमोल ने पूछा। नहीं तो, साहित्य ने सपाट से जवाब दिया। अनमोल साहित्य को गौर से देखते हुए बोल पड़ा, मगर कुछ तो सोच रहा है तू? नहीं, एक्चुअली उसकी बड़ी बहन। साहित्य के मुंह से निकल गया। क्या बड़ी बहन? कहीं बड़ी बहन तो पसंद नहीं आ गई तुझे? अनमोल ने हैरानी से पूछा। अनमोल थोड़ा हंसते हुए बोला, अरे भाई, पिटेगा तू पिया के जीजा जी से। साहित्य ने सपाट से कहा, उसकी शादी नहीं हुई है अभी तक। तो फिर तुझे चोटी की जगह बड़ी बहन ही पसंद आ गई है शायद। बोल अनमोल साहित्य को चिमटी काटने लगा। साहित्य अपना होश संभालते हुए बोला, क्या बात कर रहा यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों खूबसूरत नहीं थी? अनमोल ने पूछा। साहित्य कुछ बोलने ही वाला था कि उसके जहन में नायरा का चेहरा तैर गया। उसको नायरा की हर एक हरकत याद आने लगी, जैसे साहित्य को देखकर गाल पर हाथ रख लेना, बालकनी से टॉवल गिरने पर रेलिंग से नीचे देखना, उसे देखते ही जीभ कटकर आंखें बंद कर लेना, उसका खूबसूरत हया, उसका कंधा उचका देना, उसकी नजर झुकाना, कभी मुंह बना लेना और कभी मुस्कुराना। नायरा की हर एक अदा साहित्य के जहन में चलने लगा। तभी अनमोल साहित्य को टैप करते पूछने लगा, ये वो क्या कर रहा है? अगर खूबसूरत है तो मेरी बात चला ना उससे। सोच रहा हूँ मैं भी अब शादी के बारे में सोचूं। अनमोल की बात सुन साहित्य मन में बोला, ये तो माँ की जुबान बोलने लगा। बता ना यार, कैसी है वो? कहीं काली मोती भैंस तो नहीं है? है वैसी ही है, तुझे वो सूट नहीं करेगी। साहित्य झट से बोल पड़ा और मन सोचने लगा कि वो क्यों ऐसे फील कर रहा है। अनमोल ने पूछा, तू सच कह रहा है ना? साहित्य झट से बोला, हाँ यार, वो तेरे लायक नहीं है। मैं भी इस रिश्ते को मना करना चाहता हूँ। मेरा शादी न करने का डिसीजन सही था। वो तो माँ पापा के जोर देने चला गया था। तभी अनमोल साहित्य को देख बोला, यार तू फिर से वही राग लापने लगा। भूल भी जा यार उस सूरपंखा को। वो किस्सा कॉलेज का था। उस सूरपंखा से पंगा क्या हो गया? तूने कॉलेज लाइफ क्या आज तक किसी भी लड़की को आंख उठा के भी नहीं देखा? शादी के लिए पहली बार लड़की देखने गया और उसकी बड़ी बहन को देख। 1 मिनट सूरपंखा के आज पहली बार तुझे कोई और पसंद आई? ये तो कमाल हो गया। अनमोल की बातें सुन साहित्य खड़ा हो गया और गेट की तरफ जाते हुए बोला, नहीं यार, मुझे ये लड़कियों के मामले पड़ना ही नहीं। मुझसे नहीं संभलेगी ये लड़कियां। अनमोल बोला, अरे छोड़ ना यार, हर लड़की उस सूरपंखा जैसी नहीं होती। और तूने उसकी नाक भी काटी था, याद है न वो थप्पड़?
हिसाब बराबर। अब भूल भी जा। कैसे भूलूं? अब तो भूलना और भी मुश्किल हो गया है। बोल। उससे सुरपनका का चेहरा याद आ गया जो कि बिल्कुल नायरा से मिलता था। तभी साहित्य मन में ही बुदबुदाता है, नहीं, वो खूबसूरत हो गई है और भी ज्यादा। अनमोल बोला, मेरे ख्याल से तू सुरपनका को ही ढूंढ ले, वही सही रहेगी तेरे लिए। बोल हंस देता है। साहित्य के दिमाग में नायरा चेहरा घूमने लगा और उसका दिल जोर से शोर करने लगा। वो अनमोल के घर खाना खाकर अपने घर लौट आया। इधर नायरा बाथरूम में बैठकर साहित्य के कपड़ों को घूर रही थी। उसने कहा, अगर एहसान न उतरना होता तो कपड़े कभी नहीं धोती। वो मैं कभी भी किसका एहसान नहीं रखती। नायरा को साहित्य का चेहरा याद आने लगा, उसका घूरना, हाथ पकड़ना, उसको गार्डन में बचाना। नायरा उसके ख्यालों में ही बुदबुदाते सारे कपड़े धो देती है, ये तक कि उसकी अंडरवियर। और वो मन ही मन खुश होते बोली, क्या कह रहा था वो? मैं खूबसूरत हो गई हूँ। अरे मैं पहले भी खूबसूरत थी, वो ही आंख का अंधा था जिसे अब समझ आया। फिर वो अपने रूम में आकर बेड पर लेट गई, पर उससे नींद नहीं आ रही थी। वो फिर उठकर कपबोर्ड में कुछ ढूंढने लगी और बोली, ये रही, मिल गई। उसके हाथ में एक फोटो था जिसमें क्लास की ग्रुप फोटो थी। साहित्य का भी मन बेचैन था, वो भी सुन नहीं पा रहा था। उसने बोला, ये क्या हो गया था मुझे? जिसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था, आज उससे नजर ही नहीं है रही थी, वो ही मेरे दिमाग में छासी गई है। बोल। उसने अपनी पुरानी फाइल निकल ली और बोला, कहाँ गई उसकी तस्वीर? यही तो थी। मिल गई। बोल। साहित्य के हाथ में भी वही फोटो था जो नायरा के पास था। दोनों एक दूसरे की तस्वीर देख रहे थे पर अलग अलग जगह से, मगर फीलिंग एक जैसी थी। साहित्य बोला, ये पहले से भी सुंदर हो गई है। नायरा भी वो फोटो देख बोली, मोटू अब हैंडसम हो गया। कैसे हुआ करते थे तुम? उद्धरण चिन्ह। फिर दोनों ही अपनी कॉलेज के दिन याद करने लगते हैं। एपिसोड 8। साहित्य और नैना दोनों ही एक दूसरे की फोटो देख कुछ सोचने लगे और वक्त की सुई को 10 साल पीछे की यादों में ले गए। 10 साल पहले 20 जुलाई 2013 बाल भारती पब्लिक स्कूल क्रिकेट ग्राउंड पर उस वक्त आर्ट्स और साइंस स्टूडेंट्स के बीच मैच चल रहा था। सब बच्चे ग्राउंड में तेज तेज हूटिंग कर रहे थे। तभी एक लड़का जिसका नाम लकी था, उसने जोर से 6 दे मारा। तभी साइंस स्टूडेंट फील्डिंग कर रहे थे। उनमें एक ने दूसरे लड़के को, जो कि थोड़ा सा मोटा था, उसे इशारा कर बॉल पकड़ने को कहा। वो लड़का पीछे होते हुए बॉल की तरफ देख रहा था और उसने कैच कर लिया। साइंस स्टूडेंट्स ये मैच जीत गए थे और आर्ट्स स्टूडेंट्स को छिड़ाने लगे। तभी स्टूडेंट्स में हाथापाई शुरू हुई। एक लड़की जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना था, उस लड़की के आते ही सभी लड़के उसे ही देख रहे थे और लड़कियां उस लड़की को देख चल रही थी। एक लड़की बोली, आ गई मेकअप की दुकान, बड़ा घमंड है इसे, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। तभी पास खड़ी एक साधारण सी लड़की बोली, वो नेचुरल ब्यूटी है, तुम दोनों जलती हो उससे, इसीलिए ऐसी बकवास कर रही हो। वो लड़की सोनी थी। वो झट से बोली, चुप कर घुंघरू। नायरा की चमची। घुंघरू बोली, शट अप घुंघरू। उस लड़की को आवाज लगाती है, नायरा। नायरा रुक ना यार। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नायरा खन्ना थी, जिसके पीछे पूरे कॉलेज के लड़के फिदा थे। नायरा पलट कर बोली, क्या है? तभी वहां एक लड़का आया और नायरा को धक्का दिया। नायरा सीधे नीचे गिर गई। नायरा को नीचे गिरा देख सारी लड़कियां जोर जोर से हंस रही थी। नायरा को बेहद एम्बरासमेंट फील हुआ। तभी किसी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। नायरा उस लड़के को देखती है जो देखने में मोटा था, गेहुआ रंग। उस लड़के की नज़र नायरा के पैरों पर जाती है। वो उसे उठाते हुए बोला, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, चलो तुम्हें फर्स्ट एड रूम तक छोड़ देता हूँ। नायरा ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों अगल बगल कुछ दूरी बनाकर चल रहे थे। नायरा के पैर में दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसके कदम लड़खड़ा गए और उसने इस लड़के का कंधा पकड़ लिया और वह धीरे से बोली, दर्द हो रहा है? ठीक है, तुम मेरा कंधा पकड़कर धीरे धीरे चलना, इस लड़के ने कहा। कुछ देर बाद दोनों फर्स्ट एड रूम के बाहर थे। वहां एक नर्स थी जिसने नायरा को बैंडेज कर दिया। मोटा लड़का वही नायरा के पास खड़ा था। नायरा और वो लड़का दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वहां पर घुंघरू आ गई। घुंघरू लगभग उस लड़के से टकराते टकराते बची और वो लड़का साइड हो गया। क्या हुआ नायरा? घुंघरू घबराकर पूछी। कुछ नहीं यार, ग्राउंड पर गिर गई, पैर में थोड़ा चोट आया है, नायरा ने बेफिक्र अंदाज में कहा। और इसने मेरी मदद की, बोल नायरा उस मोटू लड़के की तरफ इशारा कर देती है। तभी वो मोटू लड़का धीरे से बोला, मैं जाता हूँ, और नायरा का जवाब सुने बगैर वहां से निकल गया। कौन था वो? घुंघरू ने नायरा से पूछा। पता नहीं, पर अच्छा था, नायरा हल्की सी स्माइल करते हुए बोली।
हमें भी चलना चाहिए, शर्म जी का क्लास शुरू होने वाला है। लेट पहुंचे तो गुस्सा करेंगे, बोल या ने नायरा को सहारा देते हुए उठाया। दोनों क्लासरूम में जाकर अपने फिक्स्ड प्लेस पर बैठ गई। पहला क्लास हिस्ट्री की थी और शर्मा सर आगे सिर हिस्ट्री पढ़ा रहे थे और नायरा मिस्ट्री में उलझा हुई थी। कौन था वो? नायरा के दिमाग में उसी मोटू लड़के का चेहरा घूम रहा था। जब सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसने उसकी मदद की। नायरा को उसकी अच्छी दिल छू गई। उसे फील हो रहा था कि उसने उस मोटू को थैंक्स भी नहीं बोला। नायरा लो वॉइस में बोली, यार मैंने उसे थैंक्स भी नहीं बोला। घुंघरू ने धीरे से पूछा, किसे? मुझे उसका नाम भी नहीं पता, क्या नाम था उसका? घुंघरू बोली, हाथी मेरे साथी। तभी नायरा जोर जोर से हंसने लगी, पूरे क्लास में उसकी हंसी गूंज उठी। तभी शर्मा सर जोर से चिल्लाए, नायरा खन्ना मेरे क्लास से निकलो। नायरा बोली, पर सर। शर्मा सर जोर से बोले, आई सेड गेट आउट ऑफ माई क्लास। नायरा फिर चुपचाप उठ क्लास से बाहर चले गई। आज का दिन ही खराब है, नायरा बड़बड़ाते हुए बाहर खड़ी थी। फिर वो सोचने लगी, यार वो था तो साइंस वाला, पर मैथ्स का बायोलॉजी का। वो अभी भी मोटू लड़के बारे में सोच रही थी। नायरा के क्लास के साइड वाले क्लास में बायोलॉजी की क्लास चला रही थी और वो ताका झकोर में लग जाती है। उसकी किस्मत सही थी, उसे वो मोटू लड़का दिख जाता है जो कॉरिडोर की खिड़की पास ही बैठा था। नायरा धीरे से बाहर से उसको इशारे से बुलाकर बोली, हाय मैं नायरा। मोटू लड़का थोड़ा हड़बड़ा गया और नीचे देखने लगा। तभी नायरा बोली, थैंक यू बोलना था तुम्हें। लड़का सिर्फ अपना सिर हिला देता है और लेक्चर नोट डाउन करने लगता है। नायरा फिर उसको बुलाती है और धीरे से पूछती है, नाम क्या है तुम्हारा? उसने धीरे से कहा, त्रिपाठी सर। नायरा ने जोर से बोली, अरे सरनेम नहीं, नाम बताओ। त्रिपाठी सर को जब आवाज आती तो उन्होंने मोटू लड़के पर चालक फेंक कहा, आउट ऑफ माई क्लास। लड़का बिना कुछ बोले चुपचाप क्लास के बाहर आ गया और बाहर से ही लेक्चर सुनने लगा। नायरा अपने ही जिद में पस पूछती है, नाम क्या है तुम्हारा? मोटू लड़का छिड़ते हुए बोला, साहित्य। नायरा थोड़ी मजाकिया अंदाज में बोली, किस भंडार के? लड़का फिर घूर के बोला, मेरा नाम साहित्य मेहता है। नायरा झपक से बोली, दोस्ती करोगे मुझसे? साहित्य बिना देखे बोला, मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। नायरा को अब गुस्सा आने लगा। उसने खींचते हुए कहा, क्यों, लड़कियों के सींग होते हैं क्या? साहित्य नायरा के दो चोटियों को देखने लगा। फिर नायरा बोली, तुम मुझसे दोस्ती कर सकते हो, मैं लड़की नहीं हूँ। साहित्य नायरा की बात सुन उसे अजीब नजरों से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तभी नायरा बोली, अरे मेरा मतलब ये है कि मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं, काफी खूबसूरत लड़की हूँ। इस कॉलेज में सब मेरी दोस्ती के लिए तरसते हैं और तुम हो कि बिना मतलब के भाव खा रहे हो। साहित्य बोल पड़ा, तो उनसे ही दोस्ती कर लो, मुझे नहीं करनी दोस्ती। नायरा बोली, तो क्या करना है? पढ़ाई, बोल। साहित्य आगे देखने लगा। पढ़ के क्या करोगे? नायरा सवाल करने लगी। साहित्य, डॉक्टर बनना है मुझे। किस चीज के? नायरा धीरे से पूछने लगी। साहित्य, हार्ट सर्जन। नायरा, वो तुम कभी नहीं बन सकते। साहित्य पलट कर पूछता है, क्यों नहीं बन सकता? नायरा बोली, मुझ जैसी खूबसूरत लड़की का दिल तोड़कर तुम क्या ही दिल के डॉक्टर बनोगे? कब से बोल रही हूँ दोस्ती कर लो, पर नहीं, तुम्हें तो अक्कड़ दिखानी है। साहित्य को अब छिड़ मचने लगी और वो सीधे नीचे ग्राउंड में चला गया और वहां के पेड़ के नीचे बैठ गया। नायरा भी उसके पीछे ही थी। उसने जब साहित्य को चुपचाप बैठे पढ़ते हुए देखा, वो मन में बुदबुदाने लगी, हाय कितना क्यूट है ये, मोटू सा प्यारू सा। और वो मुस्कुराने लगती है। तभी नायरा बोल पड़ी, अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती नहीं करनी थी तो हेल्प क्यों की? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? साहित्य अब इरिटेट होने लगा और गुस्से में बोल पड़ा, मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए किया था क्योंकि तुम्हें जरूरत थी, ना कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी थी, और मुझे तुम खूबसूरत नहीं लगती। और वो वहां से चला गया। नायरा को साहित्य की बात चुभ गई, क्योंकि ये पहली बार था किसी ने उससे इस तरह से बात की हो। कॉलेज के सभी लड़के उसका अटेंशन लेने के लिए क्या कुछ करते थे, पर जब उसने पहली बार किसी को अटेंशन दिया, उसने उससे रूड बिहेव किया। नायरा अब उदास होने लगी। तभी बेल बज गया और वो अपने क्लास की तरफ चली गई। उसका मूड ऑफ हो चुका था और वो चुपचाप बैठी रही। उसके दिमाग में साहित्य की ही बातें चल रही थी। तभी लंच ब्रेक हुआ। घुंघरू और नायरा लंच करने चले जाते हैं, पर जाते वक्त नायरा की नज़र बगला वाले क्लास में पड़ती है। सभी स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे, पर साहित्य चुपचाप खिड़की के पास खड़ा था। नायरा फिर इशारे से एक लड़के को बुलाती है जिसका नाम तुषार था। तुषार काफी खुश गया।
क्योंकि नायरा जिसके पीछे सब पागल है उसने खुद उसे बुलाया था। तुषार नायरा के पास जाकर बोला, क्या है नायरा? नायरा साहित्य की तरफ इशारे करके, वो टिफिन क्यों नहीं खा रहा है? तुषार नायरा का इशारा देख बोला, वो साहित्य को टिफिन नहीं लाता, क्यों? वो यहाँ अकेला रहता है, उसके माँ पापा उज्जैन में है, सुबह कोचिंग जाता है, इसलिए टिफिन नहीं लाता। जाने क्या हुआ नायरा को, पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। यानी अपना टिफिन तुषार को देते बोला, ये जाके उसको दे देना। घुंघरू हैरानी नायरा को देख बोली, ये क्या किया तूने नायरा? तुझे भूख नहीं लगी है क्या? नायरा बोली, बेचारा भूखा होगा, देखो कैसे सूख गया है। घुंघरू तपाक से बोली, कहाँ से सूखा है वो? पागल, उसे देख लगता नहीं है कि बिना खाने रहता है, चर्बी नहीं देखी उसकी? बोल वो हंस देती है। नायरा घुंघरू के कंधे पर मारते बोली, चुप कर पागल। घुंघरू बोली, तुझे उस पे इतनी दया क्यों आ रही है? पता नहीं, नायरा बोली। तुषार नायरा का टिफिन साहित्य की तरफ बढ़ते हुए बोला, ये ले तेरे लिए है। साहित्य टिफिन देख बोला, किसका है? किसने दिया? उसका है बोल। तुषार ने नायरा की तरफ इशारा किया जो कॉरिडोर में खड़ी थी। साहित्य नायरा को देख तुषार से बोला, मुझे नहीं चाहिए, उसे वापस कर दे। तुषार बोला, अगर तुझे नहीं खाना तो मैं खा लेता हूँ, वैसे भी नायरा का टिफिन है। बोल टिफिन खोलने लगा। साहित्य ने झट से टिफिन बॉक्स छीन लिया और नायरा की तरफ चला गया। नायरा के पास आकर साहित्य उसका टिफिन बॉक्स आगे कर देता है और बोला, ये लो तुम्हारा टिफिन, मुझे नहीं चाहिए। नायरा ने तंज खिसते हुए पूछा, क्यों? लड़कियों का टिफिन भी नहीं खाते क्या तुम? और उसे घूरने लगी। साहित्य बिना कुछ बोले वहां से चला गया। नायरा और घुंघरू उसे देखते रह गई। घुंघरू फिर हैरानी से बोल पड़ी, यार नायरा, क्या लगता है यार, उसने तेरा टिफिन लेने से मना किया? मोटू लड़के हैं, नायरा गुस्से में बोली और घुंघरू हंस पड़ी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।